गुड इवनिंग। आज हम करंट अफेयर सीरीज में ईयर एंड रिव्यू, जो वर्ष की लास्ट में समीक्षा होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, उसका 2025 में कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी क्या उपलब्धियां रही, उनके बारे में एक एक करके हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और साथ में जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया, पहले फाउंडेशन कोर्स पूरा हो गया, या जो इस साल एग्जाम देंगे, वो अपने नोट्स में जो टॉपिक हम बात करेंगे उस रेस्पेक्टिव टॉपिक में अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे, वैल्यू एडिशन उसमें कर लेंगे, है ना। तो साथ साथ में अपना सारा ये पार्ट होता चला जाएगा। तो आपका जो पीडीएफ आया पीआईबी के ऊपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, उसमें सबसे पहला आर्टिकल उन्होंने एक पेड़ मां के नाम, है ना, इसके ऊपर दे रखा। अपने एग्जाम में ये किस तरीके से काम का है, तो अपने एग्जाम में एनवायरमेंट वाला टॉपिक तो है ही, उसमें डिफोरेस्टेशन, निर्वनीकरण, वो वाला टॉपिक है। डिफोरेस्टेशन टॉपिक हम पढ़ते, निर्वनीकरण। तो निर्वनीकरण वाले टॉपिक में इसको हम एडिशन कर सकते हैं। कहां पर? सरकार के द्वारा वनों को बचाने के लिए किए गए प्रयास, या फिर जो एक व्यक्ति इंडिविजुअल वनों को बचाने के लिए कैसे भूमिका निभा सकता है, तो वो इस अभियान में भाग लेके भूमिका निभा सकता है। तो निर्वनीकरण वाले टॉपिक में अपन एडिशन करें कि सरकार ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अपील पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। कब से शुरू हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। वाई मतलब 5 जून को ही क्यों? 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 इसी दिन स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, जो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा यूएन के द्वारा आयोजित किया गया सम्मेलन था। तो 5 जून 1924 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर इसको शुरुआत किया, ताकि नागरिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। और चूंकि एक व्यक्ति का अपनी मां के साथ भावुक रिश्ता होता है, और हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति में धरती, पृथ्वी को भी अपनी मां ही कहते हैं। तो अपनी स्वयं की मां और पृथ्वी जो है, जिसको हम मां का दर्जा देते हैं, उन दोनों का ध्यान रखने के लिए हम उनके नाम पर उनको डेडिकेट करते हुए एक पेड़ लगाए। जो विश्व के अब तक, चूंकि पॉपुलेशन हमारे पास 1 अरब 44 करोड़ है, तो लोगों के द्वारा जन केंद्रित पर्यावरण आंदोलन में से एक है। 24 दिसंबर 2025, यानी कि जब से जो है इसको लगभग 1.5 साल हो गया, इस दौरान हमने कितने पेड़ लगा दिए हैं? 262.4 करोड़ पेड़ पौधे लगा दिए। हमें कैसे पता लगा कि इतने पेड़ लगा दिए? इस अभियान में एक बात कही गई है कि आप जो भी पेड़ लगाओ उसकी जियो टैगिंग करके, और पोर्टल जो है वो मेरी लाइफ पोर्टल के माध्यम से जो आपका पेड़ कितना बड़ा हो गया उसकी फोटो अपलोड करो, इस तरीके की एक्टिविटी करो। तो उसके थ्रू हमें पता लगा कि कितने पेड़ लगा दिए है इस अभियान के तहत। 262.4 करोड़ पेड़ लगा दिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अपनी स्वयं की जो माता है उसका, और पृथ्वी भी अपने मां के समान है, उनका सम्मान करना, पृथ्वी का स्वास्थ्य हरिया भरा बना रहे। अच्छा, जो पेड़ लगाया हमने उसमें मेरी लाइफ जो है पोर्टल के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधि को डिजिटली रूप से ट्रैक लगाया, उसके बाद कितना बड़ा हो गया उसकी फोटो वोटो अपलोड, उसको जियो टैगिंग करना। अच्छा, ये 2 शब्द बड़े काम के हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको काम में ले सकते हो। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ये क्या अप्रोच होती है? कुछ ऐसे कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं जिसमें सरकार का कोई एक विशेष मंत्रालय या उस मंत्रालय का कोई विभाग या डिपार्टमेंट काम नहीं करता है, जिसमें सभी मंत्रालय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और उस मंत्रालयों के डिपार्टमेंट भी साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे पीएम गति शक्ति योजना, या फिर जलवायु परिवर्तन नियंत्रण की योजना, या फिर गरीबी हटाने की योजना, या स्वच्छ वायु की योजना। कुछ ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसी होती है जिनको चलाने के लिए पूरी की पूरी सरकार के मंत्रालय और उस मंत्रालयों के अंदर आने वाले सारे डिपार्टमेंट जब इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अप्रोच कहलाती है होल ऑफ गवर्नमेंट। पूरी सरकार जिस प्रोग्राम में भाग लेती है। अच्छा, उससे भी बड़ी अप्रोच है होल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? समाज। समाज किससे मिलकर बनता है? लोगों से। तो लोग जो सरकार चुनते हैं वो सरकार, लोग जो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं वो
लोग जो एनजीओ के रूप में काम करते हैं वो लोग, और लोग जो विभिन्न सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से या वर्गों से आते हैं वो। जब समाज के सभी वर्ग, चाहे वो सरकार का अंग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे एनजीओ हो या और अन्य कोई भी हो, जब ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी चीज को, तो वो क्या अप्रोच कहलाती है? होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, है ना। तो ये जो एक पेड़ मां के नाम है, इसमें पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही शामिल नहीं है, उसके अंदर सारे मंत्रालय शामिल है और समाज के सभी वर्गों से उसको अपील की गई है, चाहे वो इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले लोग हों, चाहे सर्विस सेक्टर वाले लोग हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हों, सभी मिलकर इस काम को करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, जब भी आप किसी आंसर को डिजाइन करो तो इस तरीके के फ्रेज आप यूज करते हो जिसमें पूरी सरकार या पूरा समाज इन्वॉल्व है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है। पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी को हटाना, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है ना। तो इस तरीके की चीजों के अंदर ये दोनों चीज शब्द आप काम में ले सकते हो। ये समग्र दृष्टिकोण को दर्शाने वाली चीज है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान आपको शामिल करना चाहिए निर्वनीकरण वाले टॉपिक में। कहां पर? एक तो निर्वनीकरण को रोकने के लिए एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वो इस अभियान में भाग ले सकता है। और दूसरा, एक सरकार क्या कर सकती है? सरकार इस तरीके के जो अभियान और ज्यादा चलाए और उसके अंदर सभी जो मंत्रालय और विभाग है उनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो एक तो अपना वैल्यू एडिशन ये हो जाएगा। अच्छा, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी सबको, है ना। तो इसकी आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो पूछते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ है, तो अपना स्प्रिंग बोर्ड जो कोचिंग अकादमी है उसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर ये जो वीडियो रोजाना का अपना क्लास का अपलोड होता है उसके जस्ट नीचे इसकी पीडीएफ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग। जैसे इस अपने पीपीटी में तो अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों अल्टरनेट रख रखी है, लेकिन आपको जो वहां पर पीडीएफ मिलेगी वहां पर हिंदी वाली तो अलग मिलेगी और इंग्लिश वाली अलग। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, अगर जो बच्चे गांव से देख रहे हैं या जयपुर में नहीं है, वो अपना प्रिंट आउट निकालना चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे, तो वो इंग्लिश का प्रिंट आउट क्यों निकाले, सिर्फ हिंदी हिंदी का निकाले। इंग्लिश वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश का निकाले। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेपरेट करके अपन उसके नीचे पीडीएफ भी रोजाना अपलोड करते हैं, है ना। तो एक पेड़ मां के नाम वाला पहला इसमें। फिर दूसरा, जो इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल के अंतराल से आती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, उसके द्वारा जारी की जाती है। और ये जो अभी 2023 की जो वन आवरण की रिपोर्ट आई है उसको लेकर के यहां पर इस पीआईबी के इस आर्टिकल में दी हुई बात क्या, कि भारत के अंदर वन और वृक्षावरण, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, उसको दोनों को अगर मिलाया जाए, क्या क्या इसमें शामिल है? एक तो ट्री कवर और दूसरा फॉरेस्ट कवर। इन दोनों को मिलाया जाए तो अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा? 25.17% के बराबर है, इस रिपोर्ट में कहा गया। कौन सी रिपोर्ट है ये? 2023 की। 25 वाली अभी आई नहीं है अपने सामने, इसलिए अपन उसका जिक्र नहीं कर रहे, 23 वाली की ही बात कर रहे। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों मिला दिया जाए तो कितना है? 25.17, जिसमें अगर दोनों को अलग किया जाए तो फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% और ट्री कवर कितना? 3.41%। अब सवाल दिमाग में यह आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है? 25.17%। किसका? पूरे देश का क्षेत्रफल। अपने पूरे देश का क्षेत्रफल 100% माना जाए तो उसके ऊपर ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिलाकर कितना है? 1/4 के आसपास, 1/4 हिस्सा है। होना कितना चाहिए? आइडियल कंडीशन क्या है? यह होना चाहिए 33%। 33% होना चाहिए, है ना। और हमारे पास है कितना? 25%। 1/3 होना चाहिए, 1/4 है। ठीक है ये बात। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है? वन क्षेत्र क्या होता है और वृक्ष क्षेत्र क्या होता है? आपको इसका आइडिया है कुछ? क्या होता है? 10% किसका? ऐसे एरिया जहां पर फॉरेस्ट लगे हैं, तो वहां पर फॉरेस्ट किसको मानेंगे? जो एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हो और उस 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में 10% मिनिमम ट्री कैनोपी होनी चाहिए। वृक्ष जो है उस एरिया के 10% को कवर करने चाहिए। मिनिमम कितना एरिया? 1 हेक्टेयर। उस 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत भाग वन जो वो पेड़ पौधों से कवर होना चाहिए? मिनिमम 10%। उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? फॉरेस्ट। आ गई बात समझ? दूसरी तरफ ट्री कवर किसको कहते हैं? रेलवे लाइन, सड़क, शहरी क्षेत्र, या किसी व्यक्ति ने अपने खेत में
पेड़ पौधे लगा रखे हैं सड़कों के दोनों तरफ, शहरों के बीच में गार्डन में, या फिर रेलवे लाइन की तरफ दोनों तरफ, या किसी व्यक्ति ने प्राइवेट अपनी लैंड के ऊपर कुछ पेड़ पौधे उगा रखे हैं, तो वो क्या कहलाता है? ट्री कवर कहलाता है। और वो कितने परसेंट, कितने एरिया से ज्यादा? 1 हेक्टेयर से एरिया से कम। 1 हेक्टेयर एरिया से कम 10% वाला उस पर लागू नहीं पड़ता है। आई बात समझ? तो देश में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? अच्छा, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रीन कवर, हरित आवरण क्षेत्र कहलाते हैं इसको। इन दोनों को मिलाकर ग्रीन कवर कहते हैं, है ना, हरित आवरण क्षेत्र कहते हैं। तो ग्रीन कवर में ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों शामिल होता है। टोटल आइडियल कंडीशन 33% होना चाहिए, जबकि हमारे पास है 25%, जो तो बढ़ रहा है, पहले की तुलना में बढ़ रहा है। 2013 की तुलना में अब तक कितना बढ़ गया? 4.83% बढ़ गया। आ गई बात समझ में? तो अपना लगातार ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के जो ग्रीन कवर कहते हैं, वो 2013 की तुलना में अब तक 4.83% बढ़ा है। ये एक बात इसमें कही गई है। तो ये भी अपने लिए काम का फैक्ट है। कहां पर? वही डिफोरेस्टेशन वाले टॉपिक में। तो अकॉर्डिंग टू 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण और वृक्षावरण बराबर हरित आवरण क्षेत्र अब हो गया है कितना? 25.17%, जिसमें दोनों का सब पार्टिकल जो 2013 की तुलना में इतना बढ़ चुका है। तो वहां पर एक एडिशन कर सकते हैं पॉजिटिव नोट के ऊपर, अपन ऐसे में इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद में अगली इसमें अपने काम की चीज दे रखी है, वो है FAO। एक संगठन है, UN के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करता है? UN। क्या नाम है इसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन। रोम, इटली की राजधानी रोम में हेडक्वार्टर। ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स और रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें हमारा स्थान कई बार खराब आता है और हम क्या कह देते हैं? झूठ बोल रहा है, ये तरक्की से जलता है, हमारी ईर्ष्या करता है, हमसे ऊपर बांग्लादेश को स्थान दे देता है। ये कोई इसकी रिपोर्ट है ना? तो ये वही संगठन, क्या नाम रहता है इसका? FAO। किसका है? UN का। इस UN वाले FAO को दुनिया के जो UN के मेंबर कंट्री है वो सारे रिपोर्ट भेजते हैं। किसकी? अपने देश में कितना फॉरेस्ट कवर है उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। पहले कितना था, अब कितना है, पहले से घटा है, बढ़ा है, वो सारी रिपोर्ट बना के FAO को भेजते हैं। और फिर FAO पूरी दुनिया की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। 2025 वाली जो FAO के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में भारत को बताया गया कि हम फॉरेस्ट के मामले में, वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर आ गए हैं? 9वें। पहले कौन से नंबर पे थे? अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाले टॉप 5 कंट्री कौन है? ब्राजील, अमेरिका, रशिया, चाइना, USA, ये सभी है ना? तो ये टॉप फॉरेस्ट कवर के मामले में हमारा स्थान कौन सा है? 9वां। ये बड़े भी तो बहुत है ना, बहुत बड़े भी देश है और इनके अंदर फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा है। तो हमारा पहले स्थान था 9वां और अब है पहले 10वां था, अब 9वां। अच्छा, एक चीज और, जो एनुअली अगर ग्रोथ रेट देखा जाए कि भाई हर साल पिछले साल से कितना बढ़ रहा है, तो उस मामले में हम तेजी से ग्रो करवाने वालों में हैं। किसने नंबर पर? 3rd पोजीशन पर, तीसरे स्थान पर है। तो एनुअली ग्रोथ रेट, फॉरेस्ट की जो वार्षिक वृद्धि दर है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा फॉरेस्ट कवर तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें तो तीसरी पोजीशन पे हमें। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज देखा जाए तो 9वें पोजीशन पर है। अगेन फॉरेस्ट वाले ही टॉपिक में इसको ऐड किया जा सकता है। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए अरावली के दोनों तरफ अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने देखा था अरावली का एक पहले करंट अफेयर के हिसाब से हमने वीडियो भी किया था और उसमें भी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का जिक्र किया था। एक हम संगठन पढ़ते हैं डेजर्टिफिकेशन में, UNCCD, नाम सुने हो क्या? पूरा नाम बता दो, याद है तो? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसने अफ्रीका महाद्वीप में सहारा और साहेल के विस्तार को रोकने के लिए ट्रांस कॉन्टिनेंट एक जो है वो अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन ग्रीन वॉल विकसित की, जो लगभग 11-12 देशों में, जितने भी देशों में है वो। तो उसी तर्ज पर अरावली जो अपना गुजरात से लेकर दिल्ली तक और बीच में राजस्थान हरियाणा आ जाते हैं, 4 स्टेट टोटल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। मैक्सिमम हिस्सा कहां? अरावली का, राजस्थान में। तो अरावली की टोटल लंबाई 700 जो किलोमीटर, उससे थोड़ी सी कम, शायद अगर मुझे ठीक से याद है तो 692 है ना। तो इस अरावली से
दोनों तरफ के एरिया में 700 किलोमीटर लगभग इधर, 700 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर की एक पेड़ पौधों की ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रोग्राम है, जिसका नाम क्या है? अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन या अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो थार मरुस्थल का विस्तार है वो रुकेगा, अरावली का जो बायोडायवर्सिटी है उसको वापस से पनपने का मौका मिलेगा, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोका जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अरावली के दोनों तरफ जो गांव बसे हुए लोग रहते हैं उनको साथ में मिला के एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर के साथ में पेड़ पौधे बनाना, साथ में अरावली का जो पहाड़ियों से मानसून का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए दोनों तरफ जलाशय या पोंड या तालाब बनाना और उस पानी का यूज करके ग्रीन बेल्ट विकसित करना। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। अरावली और उसके दोनों तरफ अगर हरी भरी रहेगी तो थार का विस्तार तो रुकेगा रुकेगा, अरावली की बायोडायवर्सिटी बचेगी, साथ में अपने लिए मानसून वापस से और ज्यादा बेहतर होगा। आसपास की क्लाइमेट चेंज जो लगातार गर्म होता जा रहा है राजस्थान, वो गर्म होने से रुकेगा, और प्लस जो लोकल लोग हैं उनको पेड़ पौधों से रिसोर्सेज मिलेंगे, प्लस जो हम लगातार नए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर नई कम्युनिटी रिजर्व, नई सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं, उन सब में भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन के तहत हमने 2023 में क्या स्टार्ट किया था? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय योजना, इनकी इस मिनिस्ट्री की योजना, 4 राज्य इसमें शामिल, तो दोनों तरफ इसके 5 किलोमीटर का बफर जोन हरित बेल्ट विकसित करना, और वापस से जो है वो इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा भी दिए हैं जिसमें अरावली के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने हैं तो पेड़ पौधों के नर्सरी में तैयार करने पड़ेंगे। तो 435 नर्सरी स्थापित कर दी गई है और उनकी क्षमता 393 लाख पौधे विकसित करने की उत्पादन क्षमता है ना। तो वो सारी बातें, और 2025 से 2034 के बीच में लगातार ये सारा काम किया जाएगा। इसमें एक नाम आता है कैंपा। ये कैंपा क्या चीज है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग वाला जो है 2016 में जो अपने देश में एक एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो बनाया गया, जिसका नाम था कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। एफोरेस्टेशन का मतलब वनीकरण। फंड का मतलब एक फंड जिसमें पैसा रखा जाएगा, उससे संबंधित एक अधिनियम 2016 में बनाया, जिसका उद्देश्य क्या? देश में कहीं पर भी विकास योजना जैसे कि माइनिंग, इंडस्ट्री, शहर बसाना, बांध बनाना या पावर प्लांट स्थापित करना हो, और उसके चक्कर में विकास योजना के लिए अपने को कहीं पर भी पेड़ पौधे अगर काटने पड़े तो वो पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तो उसके बदले अगर हम विकास का योजना रोक देंगे तो विकास नहीं होगा, और विकास योजना करेंगे तो पेड़ पौधे कट गए। अब क्या किया जाए? जिस जगह पर विकास योजना चल रही है और उसके चलते पेड़ पौधे काटे गए, तो उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी दूसरी जगह पर पेड़ पौधे उतनी ही मात्रा में या उससे कहीं ज्यादा लगा दिए जाए। तो उससे क्या होगा? ये पेड़ पौधे जो कटे उसकी क्या हो जाएगी? क्षतिपूर्ति, है ना। तो क्षतिपूर्ति को करने के लिए, उसको लीगल रूप देने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट का नाम है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। और उसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी, एक संस्था बनाएगी जिसका नाम है कैंपा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग वाली ये जो संस्था है, ये क्या करती है कि मान लो कि कोई एक इंडिया में बिजनेस ग्रुप है टाटा, और उसको कहीं माइनिंग करनी है और उसके चक्कर में 1 लाख पेड़ कट गए, तो वो टाटा ग्रुप 1 लाख पेड़ों को वापस से उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, या उससे ज्यादा पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए जो खर्चा आएगा वो पैसा कैलकुलेट करेगा और इसमें जमा करा देगा, और ये देश के दूसरे हिस्से में उससे ज्यादा पेड़ पौधे वापस से लगा देगा। तो जहां पर विकास की मजबूरी के चलते पेड़ काटे जाते हैं, उसके बराबर या उससे अधिक पेड़ दूसरी जगह लगाए जाते हैं। उस योजना, उस एजेंसी का क्या नाम है? कैंपा। तो अरावली को जब हम हरा भरा बना रहे होंगे तो उस दौरान जो पैसा खर्च आएगा वो पैसा कौन से फंड से खर्च कर दिया जाएगा? कैंपा फंड से। या फिर मनरेगा में जो लोग काम करेंगे वो भाई गांव में इधर उधर जो काम करेंगे उनको वहां पर पेड़ पौधे लगाने के लिए काम में ले लिया जाएगा। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत या दूसरे कार्यक्रमों में जो पैसा आ रहा है उन सबको मिला के समन्वय करके अरावली के आसपास के एरिया को 2034 तक के लिए हरा भरा बनाने का इनका प्लान है। तो ये सारा जो है वो शुरुआत अरावली को लेकर डिटेल्ड ये काम कैसे किया जाएगा उसको लेकर अपने उदयपुर में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, उसका जिक्र कर रखा है।
और इसका उद्देश्य अरावली की पूरी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को इंटीग्रेटेड वे में साफ सुथरा बनाए रखने की बात है। तो एक ये भी अपने लिए सवाल ठीक है। तो आप दो वीडियो एक साथ जोड़ के देख सकते हैं, एक तो अरावली ग्रीन वॉल का डेडिकेटेड और एक ये अरावली वाला पूरा लैंडस्केप जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है। इन दोनों को मिलाओगे तो अरावली से संबंधित जो राजस्थान ज्योग्राफी का आपका सवाल बनता है एनवायरमेंट वाले एंगल में, वो सवाल सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। अपने देश में राष्ट्रीय विरासत जंतु अपना कौन है? टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में और इसी साल इसको नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय जंतु भी घोषित किया गया। अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत जंतु कौन है? एलिफेंट, हाथी। स्थलीय कैटेगरी में, जलीय कैटेगरी में कौन है? गंगा डॉल्फिन, है ना। ये इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1992 में, सिंहभूम महाराष्ट्र झारखंड से स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। अब इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये बहुत ही सफल प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। 2006 में एक संस्था बनाई गई थी इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए टाइगर वाले को, जिसका नाम है एनटीसीए। एनटीसीए 2006 बनने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं। एनटीसीए बनने के बाद में प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही अच्छा चला। एक समय जब टाइगर विलुप्त होने को आ गया था, आज दुनिया का 70% से ज्यादा वाइल्ड टाइगर इंडिया में पाया जाता है। 2022 की 5वीं गणना के अनुसार इंडिया में 3682 इतने टाइगर इंडिया में आज के दिन ऑन एन एवरेज माने गए हैं जो जंगलों में हैं। तो इसका मतलब एनटीसीए ने बहुत ही एग्जाम्पलरी वर्क किया है टाइगर को बचाने के लिए। अब टाइगर को बचाने के लिए तो सब बढ़िया चल रहा था। अब जहां पर इंडिया में टाइगर पाया जाता है, ऐसी बहुत सारी जगह वहां पर एलिफेंट भी पाया जाता है। तो टाइगर को बचाने के लिए अलग टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, एलिफेंट को बचाने के लिए अलग एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। इन दोनों फंडों के लिए अलग फंड देना पड़ता है, अलग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अलग संस्थाएं काम करती है। और उससे क्या होता है? प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन, फंड का दुरुपयोग और संसाधनों की बहुत ज्यादा अपव्यय होता है। तो सरकार ने क्या किया? इन दोनों प्रोजेक्ट को मिला दिया और मिला के एक डिवीजन बना दिया, एक विभाग बना दिया, जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। और ये प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन अब काम करता है किसके अंडर में? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में। और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट दोनों को मिला के एक डिवीजन बनाया जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। और ये डिवीजन किसको रिपोर्ट करता है? एनटीसीए। पहले एनटीसीए सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट देखता था, अब क्या देख रहा है? एलिफेंट प्रोजेक्ट भी देख रहा है। एनटीसीए ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। एनटीसीए के बारे में अगर आपको अलग से कुछ लिखना पड़े तो एनटीसीए की स्थापना 2006 में की गई। कौन से एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 2005 में। उस अमेंडमेंट में इसका जिक्र किया गया कि एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए और उसके तहत ये 2006 में बनी। इस एनटीसीए ने प्रोजेक्ट टाइगर को तो सक्सेसफुली पूरा किया, अब प्रोजेक्ट एलिफेंट भी देख रही है। इसके अलावा जो हमने अफ्रीका से चीता मंगवाए हैं, वो चीता प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन भी एनटीसीए ने किया है। और इसके अलावा दुनिया भर में आगे हम देखेंगे आईबीसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्लियों का जो गठबंधन है, उसको भी एनटीसीए देख रहा है। और साथ में प्रोजेक्ट जो अपना दूसरे विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, उन सब में ये शामिल है। तो ये एक वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के तहत बनी है, 2006 से काम कर रही है। एक्सेप्शनली बहुत अच्छा काम इसने टाइगर को बचाने में किया। अभी एलिफेंट प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर में है और साथ में इसके ये जो चीता प्रोजेक्ट भी देख रही है और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कन्वीनर भी यही है, यही उसको देख रहा है ना। तो एनटीसीए के बारे में अगर अलग से टिप्पणी आ जाए 5 अंक में तो इतनी सारी बातें अपने को इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अब बात करें हम तो 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट दोनों का विलय कर दिया गया और क्या बना दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। इंडिया के अंदर आज के दिन देखें तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 58। जो सबसे रिसेंट 58वां कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। अच्छा, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5। छठा जो डिक्लेयर होगा वो कौन होगा? कुंभलगढ़, है ना। तो टोटल जो है वो 58 है, इनमें से 9 एमपी में है,
एमपी इंडिया का टाइगर स्टेट है क्योंकि उसमें कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9। और साथ में कितने टोटल टाइगर हैं? 785। 785 टाइगर रिजर्व है, 785 टाइगर है और 9 टाइगर रिजर्व है। और एमपी को इंडिया का टाइगर स्टेट भी कहते हैं। आ गई बात समझ? अच्छा, एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33। 33वां जो सबसे रिसेंट है वो कौन सा है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कहां है? यूपी में। दूधवा और पीलीभीत जो जिले हैं, उत्तराखंड और यूपी की सीमा मिलती है। और वहां पर जो शिवालिक है उसकी फुट हिल है, जहां पर नदियां कंकड़ों में समा जाती है और दलदल की सी स्थिति बनती है। उस क्षेत्र को तराई बेल्ट कहते हैं। और ये तराई बेल्ट यूपी के 2 जिलों में है, एक का नाम है दूधवा और एक का नाम है पीलीभीत। तो उसको भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो भारत के 15 राज्यों में जो है वो अभी 2000 इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 150 हाथी गलियारों की पहचान की गई। देखिए, एलिफेंट के बारे में अगर आप बात करो तो एलिफेंट एक बुद्धिमान प्राणी, मात्र सत्तात्मक इनका समाज होता है, मतलब ग्रुप की लीडर एक फीमेल एलिफेंट होती है और इनकी याददाश्त बहुत जबरदस्त होती है। एक बार जिस रास्ते से गुजरते हैं उसको भूलते नहीं है। और एलिफेंट के सर्वाइवल की अगर आप बात देखोगे तो ये साल के ज्यादातर हिस्से जिस हिस्से में रहते हैं वहीं पर पाए जाते हैं, लेकिन साल के कुछ हिस्से जहां पर पानी, भोजन या अन्य चीज की कमी होती है तो ये अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करके, प्रवास करके जाते हैं। और इन आने और जाने का जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है और वो आने जाने का अपने मूल स्थान से नए स्थान गए और फिर वापस अपने मूल स्थान पे आ गए, तो ये कहलाता है एलिफेंट कॉरिडोर, हाथी का गलियारा। और ये एलिफेंट को अगर बचाना है तो जिस जगह एलिफेंट पाया जाता है उसको तो आपने एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके आने जाने के रास्ते को आपने अगर नहीं बचाया तो भी एलिफेंट को बचाने में दिक्कत होती है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में एलिफेंट रिजर्व तो डिक्लेयर किए ही जाते हैं, साथ में एलिफेंट के आने जाने के गलियारों की भी पहचान की जाती है। तो वो कितने हैं? 150। अब हाथी कई बार पगला जाते हैं, खास करके हाथियों का जो झुंड होता है उसमें अनुशासन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और जो युवा हाथी होते हैं, जैसे एक हाथी की एवरेज एज अगर आप मानोगे तो 75 से 90 साल के बीच कहीं होती है, और उसमें 20-22 साल के आसपास का जो नर हाथी होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है मेल में तो उसमें ताकत बहुत होती है और ताकत दिमाग खराब कर देती है। और दिमाग खराब होता है तो नियम नहीं माने जाते हैं, फिर जो मन में आएगी वो करूंगा मैं। तो कई बार क्या होता है, मेल एलिफेंट जो मन में आती है वो करते हैं, नियम नहीं मानते और उनके चलते पूरा ग्रुप खतरे में पड़ जाता है। तो फिर वो सारे मिल बैठ के, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, फैसला लेते हैं कि तेरे को समाज से निकाल दिया, तू जा, हम नहीं रखेंगे तेरे को, तू मानता तो है नहीं। वार्निंग, मल्टीपल टाइम वार्निंग देने के बाद भी डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है तो तू जा। अब क्या होता है कि जो पागल हाथी जिसको हम कहते हैं वो वही होता है जिसके सर पे खून सवार होता है, टेस्टोस्टेरोन उसकी नसों में फड़क रहा होता है बहुत ज्यादा। अब वो जब अपने ग्रुप से हटता है तो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कैसे कैसे मुझे बाहर निकाल दिया, इन बुड्ढों को तो एक एक करके देख लूंगा मैं, मौका मिलते ही साथ। और जब वो अपने ग्रुप से अलग होता है और पास में कोई खेत गांव होते हैं तो फिर उनको रोनता है, वो सब मार डालता है ना। तो एलिफेंट इस तरीके का होता है, उससे जब कोई आदमी की मृत्यु होती है तो सरकार ने मुआवजे का प्रावधान कर रखा है। पहले वो 5 लाख थे, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया, है ना। अपन तो जानते, उतना कनेक्ट नहीं करते, हाथियों के आसपास नहीं रहते। तो जबकि उड़ीसा, बंगाल, झारखंड वाले या फिर साउथ इंडिया में केरल वेरल या उधर असम के एरिया में या ऊपर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पर खूब सारे हाथी है ना। और कई बार हाथी जो है वो इनको खूब पूरे गांव को दौड़ा देते हैं आगे करके, ताकत तो बहुत होती है उनमें, तो इस वजह से। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, है ना। तो अपने तो इंडिया में वैसे चीता गलत ही ले आए, गली गली में सोशल मीडिया पे युवा चीता बने घूम रहे हैं, है ना। कोई तो खुद को शेर कहते हैं और फिर पीछे से आवाज आती है, क्या कह देते हैं? चीता ही कह देते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता की अगर बात की जाए तो दुनिया में 2 प्रकार के चीता, एक तो एशियाई चीता और एक अफ्रीकन चीता। एशियाई चीता पहले इंडिया में पाए जाते थे और अब पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां? ईरान में। और ईरान में भी बहुत थोड़े से बचे हैं, ईरान में भी बहुत थोड़े से बचे। तो एशियाई चीता इंडिया से क्यों गायब हो गए? शिकार बहुत ज्यादा हुआ इंडिया में। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने इसको डिक्लेयर कर दिया था चीता को, क्या? वर्मिन। वर्मिन किसको कहते हैं? दरिंदा। दरिंदा कौन होता है? जो मनुष्य को आर्थिक
और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाता है, उसको सरकार वर्मिन डिक्लेयर करती है। तो अंग्रेजों ने चीता को वर्मिन डिक्लेयर किया और साथ में इनाम रख दिया कि जो भी व्यक्ति एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट चीता को मार के लाएगा उसको 10 रुपए के इनाम दिया जाएगा, और जो बेबी चीता को, छोटे चीता को मार के लाएगा उसको 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपने यहां पर शिकारी प्रवृत्ति के लोग हैं ही, वैसे मार डाले, सारे खत्म कर दिए। 1952 आजादी के बाद एमपी और महाराष्ट्र के आसपास के बॉर्डर एरिया में लास्ट में 3 चीता देखे गए थे, और उन 3 चीता को एक दिन वहां के महाराज का ऐसे मन हो गया कि चलो शिकार पे चलते हैं, वो 3 उन्होंने लेटा दिए। उसके बाद से इंडिया में चीता नहीं पाए जाते हैं। अब चीता नहीं पाए जाते हैं तो सरकार, भारत सरकार ने सन 1970 से पहले एक बार प्रयास किए, और ईरान से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें कुछ चीता दे दो। और उस समय पर ईरान में जो सरकार थी शाह की, उससे अपना बातचीत लास्ट मोमेंट तक पहुंच गया था, बट उसी टाइम वहां तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट हुआ तो जो नई सरकार बनी उससे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उतने अच्छे नहीं बने, तो वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। फिर उसके बाद साल 2007-8 में जो पहले वाली यूपीए सरकार थी, उसने ईरान से बात न बनते देख के और अफ्रीका से बातचीत शुरू की, क्योंकि अफ्रीका के 10-12 देशों में चीता पाए जाते हैं, और उनसे हमने बातचीत बढ़ाई। फिर उसके बाद अपने एक्सपर्ट वहां गए, वहां के एक्सपर्ट यहां आए, और एक लंबे प्रोग्राम के बाद में फाइनल सहमति बनी कि इंडिया में चीते अफ्रीका से लाए जाएंगे। कब? 2022 में। तो 2022 में जो है वो वहां से चीता लाए गए। इसको कोऑर्डिनेट करने का काम एनटीसीए कर रहा था, और चीते लाने के बाद इनको रखा गया एमपी के ग्वालियर शिवपुरी एरिया में नेशनल पार्क है कूनो, वहां पर कूनो में इनको रखा गया। और उनमें से कुछ चीता की डेथ स्वाभाविक तौर पे होनी थी, क्योंकि पूरा का पूरा अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से नए महाद्वीप में बड़े बिल्ली फैमिली को लाने का पहला मामला था। और उसके बाद यहां पर इसको लाया गया तो उनमें से कुछ चीता की मृत्यु हुई, और कुछ चीता ने यहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया, और अब धीरे धीरे पॉपुलेशन वापस से बढ़ना शुरू हुई है। एक अच्छे संकेत है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो अंतर महाद्वीप इस तरीके से प्रजाति को नई जगह पर स्थापित करने का अपनी तरीके का पहला मामला होगा। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट काउंट किया जाएगा। तो ये डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो नामीबिया से 2022 में सबसे पहले चीते लाए, अभी रिसेंटली बोत्सवाना से 8 चीते लाए हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 30। अब कूनो से निकालकर गांधी सागर जो एमपी में आगे वाला जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पर उसका धीरे धीरे एरिया एक्सपांड किया जाएगा। तो बुंदेलखंड यूपी वाला हिस्सा, या फिर अपने इधर जो अपना मुकुंदरा हिल्स और जो अपना नेशनल पार्क है राजस्थान वाला, उसमें भी चीता का एरिया बढ़ाया जाएगा। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट चीता के बारे में हमने बात की। उसके बाद में आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, साल 1973 में हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, और साल 2023 में इसके पूरे हो जाते हैं 50 वर्ष। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में हमने आईबीसीए स्टार्ट किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट किसको कहते हैं? ये जो बड़ी बिल्ली जो है उनकी फैमिली होती है, जो सामान्यतः जिस जगह पर पाए जाते हैं वहां पर टॉप प्रीडेटर होते हैं, यानी कि ये मांसाहारी जीव है, ये खुद शिकार करते हैं, फूड चेन में सबसे लास्ट में, इनका कोई शिकारी प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो इन 7 बिग कैट स्पीसीज में कौन कौन आता है? एक तो लायन, एक टाइगर, एक लेपर्ड, एक स्नो लेपर्ड। कौन कौन हुए? शेर हुआ, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, हिम तेंदुआ हुआ, 4 ये हो गए, और उसके बाद चीता। फिर ये 5 जो हैं ये अपने इंडिया में पाए जाते हैं। आउट ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज 5 इंडिया में है। कौन से हैं? लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, और चीता। ये 5 इंडिया में पाए जाते हैं। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा अंतर बताओ आप कि लेपर्ड और पैंथर में क्या अंतर होता है? लेपर्ड को हिंदी में कहते हैं तेंदुआ, और पैंथर को कहते हैं भगेरा। भगेरे का जिक्र नहीं किया हमने, तेंदुए का ही जिक्र किया। लेपर्ड और पैंथर एक ही स्पीसीज है। वो लेपर्ड जो पूरा काला है, जिसके शरीर पे पूरे काले बाल पाए जाते हैं, उस लेपर्ड को कह देते हैं पैंथर। और जो लेपर्ड होता है उसके सामान्यतः शरीर पर पीले या ऑरेंज कलर के बाल और बीच बीच में काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, वो क्या है? लेपर्ड। तो एक लेपर्ड मम्मी से पैंथर बच्चा पैदा हो सकता है, या एक पैंथर मम्मी से लेपर्ड बच्चा पैदा हो सकता है। मतलब जैसे मनुष्य में बालों का रंग अलग अलग है, प्रजाति तो मनुष्य ही है, वैसे ही वो लेपर्ड जिसके शरीर पर सारे पे काले रंग के बाल पाए जाते हैं उसको क्या कह देते हैं?
पैंथर कह देते हिंदी में, तेंदुआ कह देते, तेंदुआ तो वो, और उसको बगेरा कह देते। मोगली याद करो, बगीरा काले रंग का है वो, है ना, काले रंग के बाल है उसके सारे शरीर पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत हो जाना, पैंथर और लेपर्ड या तेंदुआ और बगेरा एक ही प्रजाति है। वो तेंदुआ जिसके शरीर पर काले रंग के बाल हैं उसको क्या कह देते हैं, बगेरा कह देते हैं। तो ये 5 तो इंडिया में पाई जाती है, 2 अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। जो इंडिया में लेपर्ड पाया जाता है उसी के जैसा अमेरिका में पाया जाता है जैगुआर, और जो अपने पहाड़ों पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है उसी के जैसा पाया जाता है वहां प्यूमा। तो टोटल कितनी बिग कैट स्पीसीज, 7 में से 5 इंडिया में पाई जाती है ना। अच्छा, ये जो 7 बिग कैट्स, जो 2 कौन सी नहीं पाई जाती है, जैगुआर और प्यूमा, ये 7 बिग कैट स्पीसीज दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में पाई जाती है। तो भारत सरकार का विजन था, जिस प्रकार हमने इन 50 सालों में सक्सेसफुली टाइगर को बचाया, उसी प्रकार दुनिया के सभी देशों में जिनमें ये बड़ी बिल्ली फैमिली पाई जाती है, इनको बचाने के लिए ये सारे देश जिनमें ये पाई जाती है, 90 से ज्यादा देश आपसी सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, टेक्नोलॉजी या फिर एक्सपर्टीज या कोई तरीका हो, या फिर किसी देश में फंडिंग की कमी हो तो फंडिंग करके इनको बचाया जाए। उस दृष्टिकोण से ये IBCA स्टार्ट किया गया 2023 से, और इसके लिए एक जो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा वो करेगा NTCA, और अभी तक इसमें 90 में से 18 देश शामिल हो गए हैं। बोत्सवाना, भारत की राष्ट्रपति पिछले दिनों गई थी और उसने भी IBCA में शामिल होने की हाँ भर दी है। आ गई है बात समझ में, ये IBCA का मामला है पूरा। उसके बाद में एक डाटा अपने दिया, हालांकि इसमें क्लैरिटी नहीं आई है, इसमें क्लैरिटी नहीं आई कि पिछली बार जो PIB 2025 में था उसके अंदर बताया गया था कि कुल प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में, अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो उसमें 106 थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो 573 थे, कम्युनिटी रिजर्व की बात किया जाए तो 220 थे, और कंजर्वेशन रिजर्व की बात किया जाए तो 115 थे। इतने दे रखे थे, अलग अलग है। इस बार इसने जो है वो डाटा दिया है, उसमें टोटल प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या तो बताई है कितनी, 1134, मतलब पिछली बार से बढ़ गई है, और इसमें अलग से कम्युनिटी रिजर्व की संख्या 309 बताई है ना। जो 220 थी पिछली बार उससे बढ़ाकर कितनी बताई है, 200 थी। अब इसमें अपने को यह नहीं पता लग पा रहा है किसी प्रकार से कि नेशनल पार्क कितने हैं। अलग डाटा भी देखिए तो नेशनल पार्क की संख्या 107, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वही डाटा अपने पास है अभी ऑफिशियल सरकार का 573। अब समुदाय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार 220 था, तो इस बार हो गए हैं ये 309। अब ये इसी में शामिल है या अलग है, इसमें हो गया है, ऐसा डाटा अपने को पता नहीं लग पा रहा है। तो टोटल अपने को प्रोटेक्टेड एरिया दिया है 1134, जो अभी रिसेंट डाटा इसका, और समुदाय आरक्षित क्षेत्र अलग से बताए हैं 309। ये भी डाटा अपने काम का है। उसके बाद में 4 नई परियोजनाओं का शुभारंभ यहां पर किया गया है। अब वो 4 नई परियोजनाएं कौन सी है? वन्य जीव सप्ताह बनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, और उसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल है, उसका दूसरा चरण शुरू किया गया। देखिए, डॉल्फिन के बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये डॉल्फिन क्या होती है? एक साफ पानी में पाए जाने वाली मछली नहीं होती है। क्या होती है? स्तनधारी होती है, मैमल्स होती है। और ये दोनों टाइप की, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, दोनों में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक बड़ा जो है वो ग्रुप है जो साफ ताजा पानी में भी पाया जाता है और समुद्री पानी में भी पाया जाता है। दुनिया की अलग अलग नदियों में अलग अलग टाइप की डॉल्फिन पाई जाती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यूपीएससी ने पूछा था, इरावदी डॉल्फिन कहां पाई जाती है? इरावदी नदी है, कहां पर है? लेकिन इरावदी डॉल्फिन जो है वो सुंदरबन के डेल्टा और चिल्का झील में पाई जाती है ना। तो ये एक सवाल आपको चकमा दे सकता है। डॉल्फिन क्या है? एक स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी है, जो समुद्री पानी, ताजा पानी दोनों में पाया जाता है। अलग अलग नदियों में अलग अलग प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। इंडिया में इरावदी डॉल्फिन कहां पाई जाती है? चिल्का झील और सुंदरबन के डेल्टा वाले एरिया में पाई जाती है। हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सी डॉल्फिन है? गंगा डॉल्फिन है। इसको कब डिक्लेयर किया गया नेशनल हेरिटेज एनिमल? 2010 में। अब इसको बचाने के लिए सेकंड जो है वो चरण की परियोजना शुरू की है। दूसरा स्लोथ बियर। ये बियर यानी कि भालू, स्लोथ यानी कि काले रंग का भालू जिसके आगे से नाक वाला एरिया, ये हिस्सा व्हाइट कलर का रहता है। चींटी खाता है और दीमक खाता है, और शहद पीने वाला, हनी बियर भी कहते हैं इसको। शहद पीने वाला
या फिर इसका ईटिंग हैबिट क्या है, चींटी खाता है या दीमक खाता है। कहां पर पाया जाता है, गुजरात कर्नाटक वाले क्षेत्र में। इसको बचाने के लिए जो वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का प्रोग्राम शुरू किया। घड़ियाल, घड़ियाल जो है वो क्या होता है, मगरमच्छ फैमिली का एक ग्रुप है, जिसका मुंह जो है वो तुलनात्मक रूप से पतला, और मुंह के लास्ट में जो नाक है उसके ऊपर घड़े जैसी शेप, अर्न जैसा ऊपर एक जो है वो गांठ सी आकृति पाई जाती है, उसी कारण इसका क्या नाम है, घड़ियाल। प्राइमरी रूप से ये कहां पाया जाता है, चंबल और यमुना। चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा ये पाया जाता है रामगंगा, गंडक और ये जो अपनी कोसी वाली रिवर है उस एरिया में। भारत और नेपाल में पाया जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटग्रस्त है, और इसको बचाने के लिए घड़ियाल परियोजना शुरू की गई है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, और पक्षी विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना। तो सलीम अली के नाम पर एक सेंटर खोला गया, और उसको कोयंबटूर के अंदर क्या, किस बात के लिए, कि मानव और वन्य जीवों का आपसी कॉन्फ्लिक्ट कम किया जाए। अच्छा, उसके अलावा एक चीज ये जो नई टाइगर प्रोजेक्ट में ऐड हुई है, टाइगर रिजर्व के बाहर टाइगर। भारत के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें 30 से 40% टाइगर ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, इस वाले एरिया से बाहर घूमते फिरते रहते हैं। ये कहते हैं कि हमें किसी टाइगर रिजर्व में पलने की जरूरत नहीं है, हमारी ताकत खून पसीने से कमाई हुई है और हम खुद जी लेंगे, हमें किसी सरकार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो अब सरकार ने एक्सटेंसिवली उन टाइगर को भी प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है जो टाइगर रिजर्व के बाहर। तो ये एक नया 2025 में लिया गया फैसला है, बिल्कुल रिसेंट ताजा है। टाइगर रिजर्व के बाहर, टाइगर आउटसाइड ऑफ टाइगर रिजर्व, इसको लेकर के अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में नदी डॉल्फिन, बाघ, हिम तेंदुआ और इन बस्टर्ड किसको कहते हैं, पक्षी को, बर्ड्स को। कौन से बर्ड्स, जो बड़े आकार के होते हैं, बिग साइज होते हैं, जो सामान्यतः जमीन के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते हैं, वो बड़े आकार के और जमीन पे घोंसला बनाने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं, बस्टर्ड पक्षी। और ये बस्टर्ड पक्षी गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अफ्रीका और एशिया में खूब सारे पाए जाते हैं, और उनकी आकलन और निगरानी के लिए 4 राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं शुरू की गई, है ना। तो इसका पहला पार्ट हम इतना ही करेंगे आज, और बचा हुआ दूसरा पार्ट हम कल की क्लास में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।